हेलो डियर बैंकर्स, यू ऑल आर वेलकम इन CAIB MCQ सीरीज। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं हमारे मॉड्यूल डी की क्लास नंबर 2 के साथ। हम ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट में आज मॉड्यूल डी की क्लास नंबर 2 के इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए। और मेरा नाम है दोस्तों अरविंद सर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर। तो इस पर आप जुड़ सकते हैं, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपके जो भी डाउट हैं, क्वेरीज हैं, या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन शेयर करिए, हम आपके आंसर्स को भी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। कंप्लायंस इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन दैट एक्सेस, मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन रिस्क टू द बैंक्स बोर्ड। तो बैंक के बोर्ड के लिए, जैसे बैंक का बोर्ड क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस माने होता है रूल रेगुलेशन, है ना, गाइडलाइंस, स्टैच्यूटरी गाइडलाइंस या कोड ऑफ कंडक्ट, वॉलंटरी कोड, स्टैंडर्ड्स जो भी हैं, ठीक है। तो कंप्लायंस इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन। कंप्लायंस एक प्रकार से जो इंडिपेंडेंट फंक्शन लिखा, फंक्शन को मान लो डिपार्टमेंट, स्वतंत्र डिपार्टमेंट है जो कि एक्सेस करता है, मॉनिटर करता है और रिपोर्ट करता है। किस चीज को? कंप्लायंस रिस्क को। किसको करता है रिपोर्ट? बोर्ड को। अगर कोई भी कंप्लायंस रिस्क आएगा तो उसकी रिपोर्ट किसके पास जाएगी? किसके पास जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो यहां पे 4 ऑप्शन है: रेगुलेटरी रिस्क, इंटीग्रिटी रिस्क, कंप्लायंस रिस्क और रेपुटेशनल रिस्क। तो यहां पे बात होगी किसकी? कंप्लायंस रिस्क की। किसकी बात होगी? कंप्लायंस रिस्क की। अब देखो, कंप्लायंस रिस्क का मतलब क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं कंप्लायंस रिस्क की, किसकी बात करते हैं? कंप्लायंस रिस्क की बात करते हैं। कंप्लायंस रिस्क का मतलब होता है लीगल रिस्क, रिस्क ऑफ लीगल, है ना, लीगल रिस्क यानी केस मिस हो जाए। रेगुलेटरी सैंक्शन, रेगुलेटरी सैंक्शन, आरबीआई क्या लगा दे? रेगुलेटरी सैंक्शन, आरबीआई कोई सैंक्शन लगा दे, सैंक्शन लगा दे। या फिर आता है मटेरियल फाइनेंशियल लॉस, मटेरियल यानी मनी के फॉर्म में आपको अगर कोई पेनल्टी लगाई जाती है, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस की बात की जाएगी, यहां पे फाइनेंशियल लॉस की बात की जाएगी। या लास्ट यहां पे होता है रेपुटेशनल रिस्क, है ना, रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन खराब होता है, रेपुटेशनल रिस्क, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 प्रकार के रिस्क आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अंडर द कंप्लायंस रिस्क। और ये कंप्लायंस रिस्क आते कब हैं? जब आप कंप्लायंस ब्रीच करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लायंस ब्रीच करते हैं। कंप्लायंस माने रूल रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट, वॉलंटरी कोड, स्टैंडर्ड्स, ये सब, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन तो अब बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। कंप्लायंस इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन दैट आइडेंटिफाई, एक्सेस, मॉनिटर एंड रिपोर्ट द कंप्लायंस रिस्क टू द बैंक्स बोर्ड। सो कंप्लायंस रिस्क इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शंस, ठीक है, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस और लॉस ऑफ रेपुटेशन बैंक में सफर as result of its failure to comply with the law, rule, regulations related to the self-regulatory organization standards and code of conduct applicable to its banking activities, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके क्या हो गए? ऑप्शन हो गए। अब देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द पॉसिबिलिटी ऑफ लीगल रेगुलेटरी सैंक्शन, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ रेपुटेशन अ बैंक में सफर as a result of its failure to comply with the law, rule, regulations, standards, code of conduct applicable to the banking activities is called, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बीच में अपने हिसाब से बोल दिया है जो रूल एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग है। तो कब इनको, ये जो कंप्लायंस रिस्क का जो सामना करना पड़ता है, वो मतलब पॉसिबिलिटी लीगल रिस्क या रेगुलेटरी सैंक्शंस या मटेरियल फाइनेंशियल लॉस या लॉस ऑफ रेपुटेशन, ये किस केस में बैंक को सामना करना पड़ता है? जब वो ब्रीच करता है या कंप्लाई करने में फेल हो जाता है। किसको? कंप्लायंस रिस्क को, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, अभी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा भी था इस क्वेश्चन का। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंप्लायंस रिस्क इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ लीगल रेगुलेटरी सैंक्शंस, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस और लॉस ऑफ या रिस्क ऑफ रेपुटेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। द कंप्लायंस फंक्शन हैज टू इंश्योर, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को यह सुनिश्चित करना होता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय BCSBI, IBA, FEDAI और FBIL, ठीक है। तो आपकी किताब में FBIL नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है दोस्तों? FBIL नहीं दिया है, ठीक है। तो जब हम FBIL की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? FBIL की बात करते हैं। तो FBIL क्या होता है? फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है ऑल, 1 से लेके चारों तक,
करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, चौथा करेक्ट नहीं है, 1 3 4 करेक्ट है या 1 2 4 करेक्ट है, ठीक है। तो अब यहां पे भी आंसर हम लोग पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ें। देखो यहां पर BCSBI दिया गया है, IBA दिया गया, FIDI दिया गया है, FIMDA क्या दिया गया है, फिर FIMDA दिया गया है, ठीक है दोस्तों। सो अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, है ना, और अगर हम आप बात करें FIMDA की, तो डेरिवेटिव एसोसिएशन होता है, तो है ना। चलिए फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव, अब देखो एसोसिएशन, तो यहां पे आप आंसर लगाइए 1 2 3, इसका आंसर लगाइए 1 2 3, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 करेक्ट है, चौथा FBIL नहीं है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, FIMDA होना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहां पे क्या है, द कंप्लायंस फंक्शन हैज इंश्योर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन टू ऑल स्टैच्यूटरी प्रोविजंस कंटेन्ड इन वेरियस लेजिस्लेशन सच एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक्ट का ए बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों यहां, ठीक, एक्सेट्रा, एज वेल एज इंश्योर ऑब्जर्वेशंस ऑफ अदर रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड एंड कोड प्रिस्क्राइब बाय द BCSBI, IBA, FEDAI और FIMDA एंड ईच बैंक इंटरनल पॉलिसी, साथ ही साथ क्या फेयर प्रैक्टिस कोड भी फॉलो करने होते हैं, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कंप्लायंस लॉ रूल्स स्टैंडर्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज दैट इंक्लूड प्राइमरी लेजिस्लेशन इश्यूज बाय द लेजिस्लेचर, तो जैसे प्राइमरी लेजिस्लेशन में क्या जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, PMLA, ठीक है। रूल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय रेगुलेटर सुपरवाइजर बिल्कुल आ जाता है, मार्केट कन्वेंशंस और कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो यहां कस्टमर रिक्वायरमेंट इसका पार्ट नहीं होगा और बकाया पहला दूसरा तीसरा इसका पार्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा इसका पार्ट हो जाएगा। कैसे, कंप्लायंस लॉ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक प्राइमरी लेजिस्लेशन, रूल्स स्टैंडर्ड जो कि इशू करता है कौन, लेजिस्लेटर, एंड रेगुलेटर्स और सुपरवाइजर्स, ठीक है। मार्केट कन्वेंशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू द स्टाफ मेंबर्स ऑफ द बैंक, सो ईच बैंक फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑफ कंप्लायंस फंक्शन फॉर देयर स्टेक होल्डर्स, हर एक बैंक को पॉलिसी बनानी होगी कंप्लायंस फंक्शन के रिगार्डिंग, है ना, किसके लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेंस फॉलोइंग लॉ रूल एंड रेगुलेशंस एंड द वेरियस कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूडिंग द वॉलंटरी वन इज कॉल्ड कंप्लायंस, अगर आप रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो इसे हम क्या नाम देते हैं, कंप्लायंस, क्या नाम देते हैं, कंप्लायंस, ठीक है। तो अब देखो 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक मैंने आपसे सिर्फ बात की है कंप्लायंस को समझने में, यानी कंप्लायंस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ आप सभी के लिए दिवाली का ऑफर चल रहा है और इस दिवाली ऑफर पर आप हमारे क्रैश कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेटेस्ट है और एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है। अगर आपने अभी प्रिपरेशन की है या आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, लीस्ट प्राइस 1499 में आप CAIB क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, RBI कैन इम्पोज पेनल्टी एज पर सेक्शन 46(4)(1) एंड 51(1), ठीक है, and regulatory compliance and in not intend to pronounce upon the validity of any transactions or agreement entered into by a bank with their act so based on the deficiencies in customer, देखो अगर मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन या बैंक के ग्राहकों को कोई भी सेवा में कमी त्रुटि पाई जाती है तो आरबीआई क्या लगाता है, पेनल्टी किन के ऊपर लगाता है, बैंक के ऊपर। यहाँ पे 2 लाइन रिपीट हो गई, ये यहां से यहां तक रिपीट है तो घबराइएगा नहीं, ठीक। अब पेनल्टी लगाता है तो ये अधिकार मिलना चाहिए, अब ये अधिकार मिलता किसके तहत है, सेक्शन 46(4)(1) के तहत और 51(1) के तहत। बट ये एक्ट किसका है, किस एक्ट का सेक्शन है, तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 और कंपनीज एक्ट 2013। तो पहले तो ये 2 काट दो, बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो पावर मिलती है कि वो बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगा सके वो मिलती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से।
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 46, 41 और 51 आरबीआई को ये अथॉरिटी, ये पावर देता है कि वो बैंकों के ऊपर क्या लगा सके, पेनल्टी लगा सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 4641 एंड 51(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज पेनल्टी बेस्ड ऑन द डिफिशियंसीज इन regulatory compliances and is not intend to pronounce upon the validity of any transactions or agreement entered into by the bank with their customer। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। The compliance risk is closely interrelated with following risk in the bank। अब जो compliance risk होता है वो क्लोजली इनमें से किस रिस्क से इंटर रिलेटेड है? तो पहला दिया गया है रेपुटेशनल रिस्क, दूसरा दिया गया है ऑपरेशनल रिस्क, तीसरा दिया गया है मार्केट रिस्क और चौथा दिया गया एनिहिलेशन रिस्क। यानी जहां पर बैंक के क्लोज होने की संभावना हो जाए उसे एनिहिलेशन रिस्क कहते हैं, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क। तो यहां पे आंसर पहला, दूसरा और चौथा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला, दूसरा, चौथा। कैसे? कंप्लायंस रिस्क विज अदर रिस्क, यानी कंप्लायंस रिस्क जो इंटर रिलेटेड है अदर रिस्क से, उसमें सबसे पहले ऑपरेशनल रिस्क आता है, फिर लीगल रिस्क आता है, रेपुटेशनल रिस्क आता है और एनहिलेशन रिस्क आता है। ठीक है, यहां पर कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट रिस्क का नाम नहीं दिया गया, मार्केट रिस्क से रिलेटेड नहीं है, इंटरनल प्रोसेस है। कंप्लायंस का मामला फंसता है जब बैंक अपने रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में असमर्थ हो जाए। ठीक, तो जब रूल एंड रेगुलेशन की बात करेंगे तो वो ऑपरेशनल का भी पार्ट हो जाएगा, लीगल केस भी आ सकता है बैंक के ऊपर, रेपुटेशन बैंक का खराब हो सकता है और कहीं ना कहीं बैंक के क्लोज होने की संभावना भी हो सकती है, एनिहिलेशन रिस्क। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, द करंट एंड पर्सपेक्टिव इंपैक्ट ऑन अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम एडवर्स बिजनेस डिसीजन। अगर आप एडवर्स बिजनेस डिसीजन ले लो, यानी जो ट्रेंड चल रहा उसके खिलाफ आप बिजनेस डिसीजन ले लो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेशनल रिस्क कहेंगे, रेपुटेशनल रिस्क कहेंगे, स्ट्रेटेजिक रिस्क कहेंगे या बिजनेस रिस्क कहेंगे? तो देखो ऑपरेशनल रिस्क और रेपुटेशन रिस्क तो नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास दो बचे, स्ट्रेटेजी रिस्क बचा है और आपके पास क्या बचा है? बिजनेस रिस्क। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो स्ट्रेटेजिक रिस्क होगा, यानी आपकी स्ट्रेटजी ही गलत हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया? सी। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है? इट इज द करंट एंड पर्सपेक्टिव इम्पैक्ट ऑन अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम एडवर्स बिजनेस डिसीजन, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू द इंडस्ट्री चेंजेस। तो अगर आप इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहा है, आपने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, या फिर आपने एडवर्स डिसीजन ले लिया, या आपने जो डिसीजन लिया उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो इससे आपकी अर्निंग पर भी फर्क पड़ेगा और आपकी कैपिटल जो अराइज हो रही थी उस पर भी फर्क पड़ेगा। और इस प्रकार के रिस्क को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रेटेजिक रिस्क कहते हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम। एक इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा हो गया कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च। अब ये देखो तीन चीजें, चार चीजें हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से समझिए। कंप्लायंस प्रोग्राम का तो रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट तो इसका पार्ट होगा, कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग भी होगा, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च। अब आपका मामला जो फंस रहा है कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में, है ना, और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड रिसर्च में, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सो अब देखो क्या लिखा है, वाइल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक मुख्य पार्ट है ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी का, बट दे आर नॉट स्पेसिफाइड स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्लायंस प्रोग्राम। ये कंप्लायंस प्रोग्राम का स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं है। एन इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम इंक्लूड, अगर आप एक इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट होता है, जिसका यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कंप्लायंस रिस्क, आपके आने वाले कंप्लायंस रिस्क को आइडेंटिफाई करने में।
कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू इंश्योर एम्प्लॉय अंडरस्टैंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर आप कंप्लायंस की ट्रेनिंग देंगे तो आपके स्टाफ को पता होगा ना कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें किस अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग टू द डिटेक्ट द प्रिवेंट नॉन कंप्लायंस एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये तीन चीज होती हैं जो आपकी इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम का पार्ट होती हैं। इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। इंटरनल कंट्रोल और मॉनिटरिंग आपको क्या मदद करता है? डिटेक्ट एंड प्रिवेंट नॉन कंप्लायंस एक्टिविटीज, जिससे आगे भविष्य में क्या बनेगा हमारे लिए? कंप्लायंस रिस्क बनेगा। तो उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का काम इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या कहता है? वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज टू इंश्योर fill in the blanks, which means that the information disclosed by an organization is accurate, complete, reliable. The framework help in promoting fill in the blanks, ensuring the financial and non-financial information is presented in a consistent and transparent manner. तो देखो पहला क्या है? वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होगा क्रेडिटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यहां पे मुझे सही लगा। विच मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड रिलायबल। तो द फ्रेमवर्क हेल्प इन प्रोमोटिंग क्रेडिटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, इंश्योर दैट कंसिस्टेंसी। तो यहां पे आप बी लगाइए। क्या लगाइए? बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आपका ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे? इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन आर ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी। व्हाई? ट्रांसपेरेंसी रिफर्स टू द ओपननेस एंड क्लैरिटी इन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज की जा रही वो फेयर और ओपननेस क्लैरिटी के साथ डिस्क्लोज की जाए। इट इज इंश्योर दैट स्टेक होल्डर हैव एक्सेस टू रिलीवेंट इंफॉर्मेशन एंड कैन make informed decision. Consistency on the other hand refers to the uniformity and comparable information presented over time and across different entities. ठीक है दोस्तों, तो बकाया ऑप्शन आपके गलत हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जहां पर हम लोगों ने मॉड्यूल डी की क्लास नंबर 2 को कवर किया। आई होप आप सभी को क्लास क्लियर और आसानी से समझ में आई होगी दोस्तों। और आप सभी के लिए दिवाली ऑफर हमारा चल रहा है। इस दिवाली ऑफर में हम आपके लिए लाए हैं अप टू 60% डिस्काउंट हमारे सभी महापैक और लाइव बैचेस पर। सभी महापैक और लाइव बैचेस पर आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। CAIB महापैक फॉर CAIB एग्जाम बेस्ट होता है कि जब भी अगर आप अपने जूनियर्स को सलाह देते हैं तो महापैक सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रिपरेशन करें। क्यों? यहां से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। कैसे हो जाती है? कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। और इसमें आपके कंपलसरी पेपर तो कवर होते ही हैं, कंपलसरी पेपर तो कवर होते ही हैं, साथ ही साथ आपका कंपलसरी पेपर के साथ आपके इलेक्टिव पेपर भी कवर हो जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। ठीक, और जितनी वैलिडिटी का आप कोर्स लेंगे, जैसे 6 मंथ का लिया तो 2999 का इस समय पड़ रहा है, 12 महीने का 4599 का पड़ रहा है और 24 महीने का 6599 का। तो जितने दिन की आपकी वैलिडिटी का कोर्स आपने लिया होगा उतने वैलिडिटी में जितने भी बैचेस आएंगे वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 400 प्लस क्लासेस एंड नोट्स आपको मिलेंगे, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विज़ेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। तो आपको सब कुछ जो एक CAIB प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। इसलिए महापैक बेस्ट होता है प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जिन दोस्तों ने अंतिम क्षणों में अपनी तैयारी स्टार्ट की है और अपने चारों कंपलसरी पेपर तैयार करना चाहते हैं तो वो हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। दिसंबर 25 को टारगेट कर सकते हैं और इस बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही है। ठीक है, जबकि महापैक में आपको मॉक एंड टेस्ट सीरीज सब मिलते हैं। ठीक है, तो 1499 रुपए में आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपके लिए JAIB के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी JIB की किताब आ चुकी है दोस्तों, स्टोर पे अवेलेबल है और आप इन किताब्स को भी बाय कर सकते हैं। आपको पढ़ने से पता चलेगा कि ये बेस्ट है। और कहते हैं कि सब लोग अपनी चीज़ को बेस्ट कहते हैं, बट नहीं, ये बेस्ट है। एज एक कैंडिडेट के तौर पे जब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ किताब को तो ये अट्रैक्ट करती किताब। कैसे कि एक तो हर एक यूनिट के बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं, बड़े केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी और उनका प्रॉपर सोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा, जब आप चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, क्विक
रिवीजन आप कर पाएंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना। तो चीजें आपके लिए आसान हो जाए। देखो किताब भी क्या होती है, कला होती है जो अट्रैक्ट करे, जो हमें ग्रैब करे, जो हमें बांधे कि हाँ हम चीजों को, और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में एज अ मेमोरी रहे। तो ये आज का हमारा सेशन था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।